और वो दिन दूर नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी सब्सक्रिप्शन में बिकने लगेगी। रैम और स्टोरेज महंगी होगी तो हैंडहेल्ड भी तो महंगे होंगे। और भाई मैं एक चीज रेडिट पे देख रहा था, एक बंदे ने RTX 4080 तो खरीदा, अब उस 4080 में से कूड़ा कोर्स और रैम ही निकाल ली। क्लाउड को दुनिया भर का लोगों ने ट्रेन कर दिया है, उसके अंदर हिग्स फील्ड कनेक्ट कर दिया, आज दुनिया भर की चीज है। एप्पल के फोन्स का प्राइस हाइक हो रहा है, पहले मैकबुक, आईपैड ये सब के तो हो गए थे, अब AI ने चीटिंग करनी शुरू कर दी। उसको लगा कि आंसर मैं क्यों ढूंढूं। पहले सोच रहे थे व्हाइट कॉलर जॉब्स जाएंगी, यहाँ तो व्हाइट, ब्लू, ब्लैक कॉलर सभी खतरे में लग रहे हैं मुझे AI के थ्रू। और भाई AI इतना डेंजरस होता जा रहा है ना, ये दुनिया ओवरटेक ना कर ले, एज ऑफ अल्ट्रॉन ना सच हो जाए, पता नहीं, मेरे को तो डर लगता है। जहरीले टेक अपडेट्स से मेरा ऐसा एक लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है ना कि भाई मैं चाहता हूं हर हफ्ते, हर 15 दिन में कब करूं, लेकिन जब एक बार होती है फिर कुछ नाराजगी हो जाती है, ये हो ही नहीं पाती। एंड उसका रीजन है, बीच में कॉम्प्यूटेक्स के लिए ताइवान चले गए तो वहां से आपको सारा टेक रिलेटेड अपडेट्स मैंने दे दिए। उसके अलावा RTX Spark आया, उसकी मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दी। अब उसके बीच में भी और बहुत सारे लॉन्चेस और कुछ अपनी पर्सनल दिल से जुड़ी हुई बातचीत वाला कंटेंट हम डालते रहते हैं। अगर आप रेगुलरली देख रहे हो तो प्लीज बताओ कॉमेंट करके। एंड दिस इज जहरीले टेक अपडेट्स एपिसोड 25। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे पास। वैसे जहरीले टेक अपडेट्स अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, इसमें हम टेक रिलेटेड न्यूज बताते हैं, गेमिंग रिलेटेड, कंसोल और बहुत सारी चीजें, और आखिरी में हम Q&A करते हैं। जो आपके सवाल होते हैं ना, #Q&A करके आपने लास्ट वीडियो में डाले होंगे, वो हम इस वीडियो में उठाएंगे। लेकिन गेमिंग की न्यूज अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं अपने गेमिंग चैनल पे, वेनम गेमिंग, जिसको नहीं पता आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे हम ZGU चला रहे हैं, यानी कि जहरीले गेमिंग अपडेट्स। गेमिंग अलग, टेक अलग। आई होप मेरा डिसीजन ठीक रहा होगा। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जैसा ओपिनियन मिलेगा वैसा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम जरा सबसे पहले PC रिलेटेड बात कर लें, और जहां पे PC रिलेटेड बात होती है वहां पे तो एक ही चीज सबसे हाईलाइट है, रैम भाई साहब। Oh shit. Here we go again. भाई रैम के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर कल मैंने किसी चीज का प्राइस कुछ बोला अपनी वीडियो में कि भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये है वो है, आज वो चेंज हो चुका होगा या एक हफ्ते के अंदर वो बदल जाता है। एंड इतना खतरनाक ग्राफ है, आप अपने सामने देख सकते हो। भाई DDR5 मेमोरी के प्राइसेस 448% हो गए हैं जुलाई 2026 में। मतलब अगर 2025 से कंपेयर करते हैं तो भाई 4 गुना। और ये चार्ट आप देख भी सकते हो अपने सामने, 8GB DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली जो रैम थी वो पहले 24 यूरो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2600 रुपीज की थी, वो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 13,000 रुपीज की है। जंप देखो यार। अब ये प्राइसेस कहां तक जाएंगे, कब रुकेंगे, कब सब नॉर्मल होगा? भैया बेस्ट टाइम बता दो लैपटॉप लेने का, स्मार्टफोन लेने का, PC बिल्ड करने का, अभी इसी वक्त, इसी टाइम। वैसे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे एक फ्रीडम सेल वेल आ जाएगी, कुछ बीच में देख लेना, उसमें कुछ ढंग का मिल जाए। BBDGIF तक पहुंचते पहुंचते मुझे नहीं लगता कुछ ढंग का मिलेगा मार्केट में, मिलेगा तो इतना महंगा मिलेगा। और वो दिन दूर नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी सब्सक्रिप्शन में बिकने लगेगी। इससे रिलेटेड भी एक न्यूज है, बताता हूं भी आगे आपको। एंड ये सिर्फ रैम तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे स्टोरेज का भी सेम ही हाल है। अगर आप आज की डेट में 1 TB स्टोरेज देखो और एक बार एक साल पहले उसकी प्राइसिंग देखना, भाई 3-3, 4-4 गुना का डिफरेंस आ चुका है। अब इस महंगाई की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश भी करो। कोई भी AI सर्वर जब बनता है ना, उसमें जो SSD और रैम है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डेटा कितनी तेज ट्रांसफर हो रहा है उतनी फास्ट स्टोरेज चाहिए होगी। और डेटा जब प्रोसेस होता है तो सबसे पहले रैम के थ्रू ही प्रोसेस होता है, तो वहां पे हाई बैंडविड्थ मेमोरी यूज होती है। और इस चक्कर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कंज्यूमर्स के लिए ना बना के अब AI सर्वर्स के लिए बना रही है रैम और स्टोरेज। वैसे मैंने एक सॉल्यूशन देखा है, 1 TB स्टोरेज एट 114 रुपीज ओनली। ये क्या बात करता है यार? इसके बारे में भी आगे बताता हूं। अब जैसे जैसे स्टोरेज महंगी हुई, स्टोरेज में डलने वाला डेटा है वो भी तो बहुत वैल्यूएबल हो गया ना। आपने भाई एक्सटर्नल SSD खरीदी है या आपने 1 TB स्टोरेज अपने सिस्टम में रखी है, अगले दिन क्रैश हो जाए, खराब हो जाए, वो डेटा का लॉस अलग है। और उस स्टोरेज के अंदर जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी वैल्यू भी तो देखो ना। मतलब आपने मान लो PC बिल्ड या लैपटॉप बहुत पहले लिया जब स्टोरेज के प्राइसेस नॉर्मल थे, आज की डेट में आपके स्टोरेज में कोई इशू आ जाए, आपका डेटा लॉस होगा, वो तो पहला नुकसान है। प्लस अब नए रेट पे स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी जो कि इतनी महंगी है। अब मेरा यूज केस देखो, हम इतने सारे गेम्स टेस्ट करते हैं PC लैपटॉप्स में, भाई एक एक गेम 100 GB का अप्रोक्सीमेटली होता है, 8-8, 10-10 तो गेम हो गए, मतलब 1 to 1.5 TB तो गेम्स में जा रही है। अब जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 मिनट 1 GB के अप्रॉक्स बनता है, तो मतलब एक शूट मेरा 100-150 GB के आसपास पहुंच जाता है और हमारी स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अब उसके अंदर मेन सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सा डेटा डिलीट करूं, कौन सा ना करूं। अब कुछ तो डिलीट करने लायक है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने ना क्लाउड पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और जो 1 TB स्टोरेज 114 रुपीज में बता रहा था ना, ये मेरे को मिली इंटरनेक्स्ट के थ्रू, जो एक ओपन सोर्स प्रिवेसी फर्स्ट क्लाउड स्टोरेज है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका
इसका क्या है ना, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो डेटा आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। आपकी फाइल सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। इवन आपका डेटा इंटरनेक्स्ट भी नहीं देख सकता। एक तरीके से गूगल ड्राइव, वन ड्राइव का ऑल्टरनेटिव, बट प्रिवेसी काफी ज्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग प्राइसिंग लगी, 1 TB का जो एनुअल प्लान है वो फर्स्ट मंथ में आपको 114 रुपीज पर मंथ पड़ता है, और ऊपर से लाइफ टाइम स्टोरेज प्लान्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें फाइल वर्जनिंग भी मिल जाती है, मतलब अगर गलती से कोई फाइल आपने ओवरराइट या डिलीट कर दी तो आप उसको रिस्टोर कर पाओगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाएगा, NAS पर भी आप इसको माउंट कर सकते हो, एंड R-Clone का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब आपको अपनी क्लाउड स्टोरेज को अपने ड्राइव्स के बीच में ही माउंट करना है, और अपने लोकल ड्राइव्स और क्लाउड ड्राइव्स के बीच में डेटा अगर शिफ्ट वगैरह करना है। और इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है, जस्ट लाइक एनी अदर क्लाउड स्टोरेज। और जो सब्सक्रिप्शन वाला सीन है ना, उसको ट्रैक करना ही बड़ा मुश्किल होता है। हम वैसे ही भूल जाते हैं भाई, कभी नेटफ्लिक्स चल रहा है, Amazon प्राइम किधर चल रहा है, कुछ खर्चा हर महीने कट रहे हैं, पैसे कुछ है। लाइफ टाइम वाला प्लान वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई, एक बार पैसा खर्च दो, काम खत्म। और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो चेक कर लेना अगर आपको भी स्टोरेज वगैरह का इशू आ रहा है तो। एपेसर एक ताइवान बेस्ड रैम कंपनी है जो स्टोरेज सॉल्यूशंस वगैरह बनाते हैं, एंड इनके सीईओ ने वार्न किया है कि भाई जो कंज्यूमर डीरैम्स हैं उसकी सप्लाई 70% तक डाउन हो जाएगी बाय 2027। यानी कि भाई ब्रांड्स का पूरा फोकस हाई बैंडविड्थ मेमोरीज बनाने में ही है। एआई सर्वर्स की जेबें भरो, एआई सर्वर्स का सब कुछ भर दो। कंज्यूमर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कंज्यूमर किराए पर सामान लेंगे, रैम भी किराए पे लेंगे, स्टोरेज भी किराए पे लेंगे, जिंदगी किराए पे चल रही है हमारी। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। अभी ऐसा क्यों बोल रहा है? उसका डेटा भी है। सैमसंग शिप करेगा 12 बिलियन GB ऑफ हाई बैंडविड्थ मेमोरी इन 2026, और ये 2027 में 20 बिलियन GB हो जाएगी। और यहीं पे SK हाइनिक्स 18 बिलियन से 2027 में 24 बिलियन, और ये हाई बैंडविड्थ मेमोरी है। जब ये इतना प्रोडक्शन हाई बैंडविड्थ मेमोरी का करेंगे तो भाई कंज्यूमर्स का क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। इंटेल की जो नेक्स्ट नोवा लेक सीरीज आएगी, उनके iGPU इतने पावरफुल होने वाले हैं कि उनको 65 वॉट की एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी चाहिए होगी, जिससे वो अपनी फुल परफॉर्मेंस अचीव कर पाएंगे। एंड यहां पे मैं कह सकता हूं कि अब हैंडहेल्ड्स में कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि AMD किंग बना बैठा था इतने टाइम से, क्योंकि उसका iGPU Z1 Extreme, Z2 Extreme बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। अब इंटेल ने हमारी एंट्री जो Xe3 जो इनका iGPU होगा वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है। एंड ऑब्वियसली जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो फिर दूसरा इंसान भी वैसे ही करता है। लेकिन सवाल यही आता है, रैम और स्टोरेज महंगी होगी तो हैंडहेल्ड भी तो महंगे होंगे। और इस सब महंगाई की न्यूज के बीच में AMD ने एक उम्मीद की किरण दी है फॉर ग्राफिक्स कार्ड। AMD ने 2026 में अपना बजट फ्रेंडली ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च कर रहा है, RX 9050, जो एक 4 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड होगा, लेकिन आप इसको स्टैंड अलोन बाय नहीं कर पाओगे। वैसे RX 9050 ऑलरेडी है मार्केट में, जो 8 GB VRAM के साथ आता है, वो ग्राफिक्स कार्ड आप खरीद सकते हो। 9050 4 GB होगा, ये OEM स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड होगा, जो प्री बिल्ड पीसीज आते हैं, ब्रांड्स OEM वाले पीसी बिल्ड करते हैं, जैसे Asus के पीसी आते हैं, Lenovo के आते हैं, बहुत सारे आते हैं वर्ल्ड वाइड, उनके अंदर ये ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। तो बजट सेगमेंट में लाइक मतलब 1080p वाली एंट्री लेवल गेमिंग हो गई, और कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी टास्क जहां पे आपको थोड़ा कम VRAM चाहिए होते हैं GPU की, बट आपको GPU चाहिए होता है, तो ये उन लोगों को टारगेट करेगा। बट मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि आज की डेट में कम से कम 8 GB VRAM भाई चाहिए, उससे नीचे मत जाना। मजबूरी है तो एक अलग बात है। यहां पे Gen 3, Gen 4, Gen 5 SSD की भाई पूर्ति हो नहीं रही है। Kioxia ने पहली अपनी PCI 6.0 एंटरप्राइज SSD इंट्रोड्यूस कर दी है, और भाई इसकी स्पीड्स इतनी जबरदस्त होने वाली है, मतलब कोई नंबर नहीं मिला हमारे को, लेकिन आप Gen 5 की रीड एंड राइट स्पीड जानते हो ना, सोचो Gen 6 का क्या हाल होगा। और ये एंटरप्राइज लेवल पे है, मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस, ऑब्वियसली AI सर्वर्स में इतनी ज्यादा हाई स्पीड वाली मेमोरी की हमारे को नीड होगी, उनके लिए ये बना रहे हैं। अब कंज्यूमर की इज्जत रह नहीं गई है इतनी, कह रहे कि तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, क्या खरीदते हो तुम? AI सर्वर। अबे तू है कौन तू? अब मैं एक चीज कह रहा हूं, ये बड़े बड़े AI सर्वर जो है B2B सोच रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तो वही है ना दुनिया में। और जब बिजनेस कंज्यूमर्स पे शिफ्ट होता है और कंज्यूमर्स के पास डिवाइसेस नहीं होंगे, कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कंज्यूमर का पॉकेट साइज नहीं बढ़ पाएगा, तो ये बिजनेस इवॉल्व कैसे करेंगे? धंधा खरीदेगा कौन? आपस में बिजनेस खेलेंगे क्या? और साथ में ऐसे SK हाइनिक्स ने भी अपनी LPDDR6 रैम की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। LP मतलब लो पावर्ड रैम होती है, ये थिन एंड लाइट लैपटॉप्स वगैरह में लगती है। एंड भाई इनकी क्लॉक स्पीड्स बहुत ही बढ़िया हमारे को मिलेंगी, ऑब्वियसली प्रीमियम लैपटॉप्स में आएंगी। बस नहीं कर रहे यार रैम स्टोरेज की इतनी बात है, किडनी में दर्द होने लगता है। कमेंट करके बताओ आपके भी हो रहा क्या? RTX सुपर सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ना तो कैंसिल होने की है, ना डिले की, कुछ मतलब कब आएंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि 50 सीरीज के आप देखोगे सुपर सीरीज के कार्ड्स आए नहीं है। बट हाँ, थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमारे को मिल गई है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे RTX 5070 सुपर, जिसमें स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर थोड़े ज्यादा है, CUDA कोर्स, मेमोरी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है फ्रॉम 12 GB टू 18 GB, और भी सारी चीजें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड ये आएंगे तो ऑब्वियसली महंगाई के साथ आएंगे, क्योंकि VRAM तो इनके अंदर भी है। ये घूम फिर के फिर महंगाई की बात हो जाती है, रोना आ रहा है।
एक्टिंग है। और भाई मैं एक चीज रेडिट पे देख रहा था, एक बंदे ने RTX 4080 तो खरीदा, अब उस 4080 में से कूड़ा कोर्स और रैम ही निकाल ली, सिर्फ उसको एक पीसीबी के साथ कूलिंग सॉल्यूशन चिपका के दे दिया। क्या गलीजपना है। वैसे बढ़िया अपने हिसाब से लगा लेगा VRAM जितनी चाहिए होगी और कूड़ा कोर्स। आओ अब थोड़ी लैपटॉप और हैंडहेल्ड की बातें कर लेते हैं। NVIDIA RTX Spark सबको पता है, इनके लैपटॉप्स आने वाले हैं। ये ARM बेस्ड विंडोज लैपटॉप होंगे, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ होंगे। सारी चीजें इस वाली वीडियो में हमने बताई थी, देख सकते हो अगर इस वीडियो के बाद देखनी है तो। एक बंदे को इसका प्रोटोटाइप मिला एंड उसने इसके बेंचमार्किंग टेस्टिंग करके रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 3D मार्क CPU प्रोफाइल हो गया, पोर्ट रॉयल टेस्ट हो गया, एंड इस प्रोटोटाइप में जो पावर ड्रॉ था वो 95 वॉट के आसपास था। एंड Qwen एंड GPT OS मॉडल्स भी बेंचमार्क किए थे, जिसकी टोकन इन्फॉर्मेशन वगैरह भी है। और भी चीजें टेस्ट हुई हैं, लाइक Cinebench R24 या ब्लेंडर का भी आउटपुट आप देख सकते हो। BMW रेंडर आउटपुट आया था 1 मिनट 38 सेकंड्स के आसपास। और इन रिजल्ट्स को देख के हम ये समझ सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है। बट ये प्रोटोटाइप है, अल्टीमेट प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तब देखते हैं प्रोडक्टिविटी में कैसा परफॉर्म करने वाला है। Lenovo ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लैपटॉप अनाउंस करा है, Legion R9000P। ये दुनिया का पहला ऐसा लैपटॉप होगा जिसके अंदर इंकजेट प्रिंटेड OLED डिस्प्ले मिलेगी। नहीं क्या प्रिंटर से डिस्प्ले छपने वाली है एक तरीके से प्रिंटिंग ही होगी। देखो जो हमारी नॉर्मली OLED डिस्प्लेज होती है ना, उसके अंदर वैक्यूम थर्मल इवेपोरेशन मेथड यूज होते हैं OLED मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए। अभी जो न्यू इंकजेट प्रिंटेड OLED होगी ना, ये एक प्रोसेस के थ्रू अलग अलग डिपॉजिट्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑर्गेनिक ल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स डायरेक्टली डिस्प्ले पे डिपॉजिट होंगे। अब मेथड से आपको क्या लेना देना, इससे अल्टीमेटली OLED की कॉस्ट काफी कम आएगी, तो हमारे को काफी बजट लैपटॉप्स में भी OLED देखने को मिल सकती है। अगर लैपटॉप बजट बचे तो रैम और स्टोरेज की वजह से बजट तो हो नहीं पा रहा ना, तो बाकी चीजों में खर्चा कहीं ना कहीं तो कम करना ही पड़ेगा और AMD के X3D प्रोसेसर हमारे को बताइए, Ryzen 7 9800 X3D हमने कवर कर रखा है अपने चैनल पे। 9950 X3D की वीडियो भी हमने कुछ दिन पहले बनाई थी। ये काफी टेक्निकल है, बट अगर आपको टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा तो ये जरूर चीज देखना। अब लैपटॉप्स में भी हमारे को Ryzen 9 तक मिलता था X3D में, अब वो हो जाता था फ्लैगशिप लाइनअप। अब थोड़े कम प्राइस पे भी हमारे को X3D लैपटॉप्स मिलेंगे विद Ryzen 7 9800H X3D, और इसके अंदर 8 कोर 16 थ्रेड होंगे विद 96 MB ऑफ L3 गैस, जिसका गेमिंग में बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है उसके लिए वाली वीडियोस देख लेना। देखो एप्पल का M5 लाइनअप अभी चल रहा है, M6 तो आएगा, लेकिन M7 अल्ट्रा से रिलेटेड एक लीक आया है, क्योंकि अभी जो है ना हमारी AI है वो कंज्यूमर बेस्ड होती जा रही है। मतलब पहले B2B था AI, बहुत रेयरली लोग यूज कर रहे थे, या नॉर्मली AI यूज कर लिया, ChatGPT, Gemini वगैरह, लेकिन अब लोग एजेंटिक AI की तरफ भी जा रहे हैं, Comfy UI यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एजेंट्स यूज कर रहे हैं, क्लॉड को दुनिया भर का लोगों ने ट्रेन कर दिया है, उसके अंदर हिग्सफील्ड कनेक्ट कर दिया, आज दुनिया भर की चीजें। अब कुछ चीजें हमारे क्लाउड पे चलती है, लेकिन कुछ चीजें लोग लोकली भी चला रहे हैं। अब उसके लिए चाहिए हमारे को परफॉर्मेंस अच्छी। अब M7 अल्ट्रा चिप के अंदर अकॉर्डिंग टू लीक्स 1.5 TB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा। महंगाई सोचो कितना महंगा होगा, लेकिन वही बात है, जिनके यूज का होगा वो तो लेंगे। और ये लीक्स हैं, अभी एप्पल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा है। AMD ने ऑफिशियली अपना CPU रोड मैप रिवील कर दिया है, जैसे कि Zen 7 Florence 2028 में आएगा, Zen 8 Ravenna आएगा, जो कि ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, एंड नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे को एफिशिएंसी बेटर मिलेगी, IGPU परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी साइड बाय साइड। तो जब आएगा तब हम टेस्ट करेंगे चैनल पे, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस रैम और स्टोरेज की प्राइसिंग महंगी ना हो तो बंदा PC बिल्ड लैपटॉप तो ले ही लेता। अब जरा टेलीफोन की बातें कर लेते हैं। एप्पल के फोन्स का प्राइस हाइक हो रहा है, पहले मैकबुक, आईपैड ये सब के तो हो गए थे, अब कह रहे फोन पे भी इंपैक्ट आएगा इस चीज का। अराउंड 8 to 11% का प्राइस हाइक मिलेगा, और इसकी वजह से लंबी लंबी लाइन लग रही है भाई स्टोर्स के बाहर। कह रहे भाई अभी लपेट लेते हैं पुराने रेट में, फिर नया रेट महंगे वाला आएगा। खैर एक चीज एप्पल की अच्छी है, वो नए स्टिकर छाप के नहीं देता कि ये नया लगा के नए रेट पे बेच दो। जो पहले वाले MRP वाले डब्बे हैं वो उसी रेट पे बिकते हैं। एंड ऑनलाइन अगर आप देखोगे ना कहीं पे भी इस टाइम पे भाई आईफोन वगैरह मिल नहीं रहे हैं, अब सब नए प्राइस पे आएंगे। OnePlus एंड Realme के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक अपडेट है। जैसे OnePlus में ऑक्सीजन OS की स्किन होती है, Realme UI होता है, बट ये चलते कलर OS बेस्ड हैं, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। अब ऑफिशियली हर फोन में कलर OS ही होगा, कोई भी ऑक्सीजन या Realme UI आपको नहीं मिलेगा। एंड फिर चाहे आप Oppo का फोन चलाओ, OnePlus या Realme, आपको सिमिलर ही मिलेंगे सारे फोन। और इससे ऑपरेशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लाइक आफ्टर सेल सर्विस या अपडेट्स वगैरह, नहीं, वो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस कलर OS रहेगा आप सारे फोन्स में। और पोको का M8 पावर 5G आ रहा है, एंड पोको के फोन्स काफी वैल्यू फॉर मनी होते हैं, परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं, और इसका तो टीजर भी लाइव हो गया फ्लिपकार्ट के ऊपर। एंड इस फोन में हमारे को स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 मिलेगा, 7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, और 8000 mAh की बैटरी मिलेगी। मतलब बजट सेगमेंट में एक ठीक ठाक फोन होने वाला है, बट जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन्स के भी, किस प्राइस पे लॉन्च होता है वो देखना है। अगर लॉन्च के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ क्या प्राइस पे लॉन्च हुआ भाई साहब, टाइम स्टैम्प के साथ। और Vivo ने भी अपना एक मिड रेंजर अनाउंस कर दिया है, X300E।
पहले X300 आया, FE आया, अब F हटा के सिर्फ E रह गया। और इस फोन के ना चाइना में ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे इसकी स्पेक्स वगैरह भी निकल गए हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलेगा, जाइस कैमरा, प्रीमियम डिजाइन, 7200 mAh बैटरी, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब इंडिया से रिलेटेड वैसे कोई इसका ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट अगर आता है किस रेट पे आएगा आप बताओ कमेंट करके, आपको क्या लगता है। Samsung Galaxy S26 FE सीरीज को Samsung अभी भी कंटिन्यू करेगा और इसकी लॉन्च डेट तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, बट ये आएगी जरूर। और FE सीरीज को लेके मुझे नहीं लगता कौन इतना एक्साइटेड रहता है। हमने भी S25 FE का वीडियो बनाया था और FE सीरीज ना जब लॉन्च होती है लोग कहते हैं अभी नहीं लेंगे, सेल में सस्ती हो जाती है, बट अभी मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक है और इसकी प्राइसिंग हो सकता है S26 जो बेस होता है ना उसके आसपास की हो। आप बताना आपके FE सीरीज को लेके क्या थॉट्स वगैरह है। और Samsung की बात चल रही है, S27 सीरीज का फाइनली डिजाइन चेंज होने जा रहा है। मतलब डिजाइन चेंज तो क्या हो रहा है, S10 सीरीज आपको याद होगी ना, उसका कैमरा कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली होता था, फिर उन्होंने जब अपनी S20 सीरीज शुरू करी थी तो उसके अंदर वर्टिकल कर दिया था, फिर S26 तक वर्टिकल रखा, अब क्या रहा फिर से हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो कुछ ऐसा डिजाइन आएगा जो लीक्स निकल गया है, और लीक्स जब भी आते हैं 100, 200, 1000% सेम ही होता है। तो फाइनली भाई डिजाइन चेंज हो रहा है। आपको कैसा लगा है डिजाइन? मेरे को मतलब ठीक लगा, इतना कुछ मतलब मजा आया नहीं देख के, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि एस सीरीज का ही फोन होगा। बाकी हाँ, जब ऑफिशियली रोल आउट होता है, इन हैंड फील वगैरह कैसे होते हैं जो भी है तब की तब देखेंगे। वैसे अगर आपको टेक्निकल चीजें बताऊं, S27 सीरीज में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro होगा, इसके अंदर 5700 mAh की बैटरी होगी, लेकिन सिलिकॉन कार्बन होगी, 6.9 इंचेस की चप्पल साइज की डिस्प्ले होगी और LPDDR6 रैम होगी। तो मतलब वही जो टेक्निकल अपग्रेड्स तो होते ही हैं। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में मिड रेंजर्स अब फ्लैगशिप की रेंज में जा रहे हैं। ये लिस्ट देखो आप अपने सामने भाई फोन्स की, यहाँ पे 6 to 8,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये Vivo V70 FE और Vivo V70 Elite की ये लिस्ट है। तो प्राइसिंग देखो किस तरीके से बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज, एप्पल की फ्लैगशिप सीरीज ये 1.5 लाख के पार भी जा सकती हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है, मेरी तो आंखें भी हैं। गूगल की Pixel 11 सीरीज भी भाई लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर Pixel 11 Pro, XL और Fold हमारे को मिलेगा। एंड सुनने में आ रहा है गूगल Fitbit Air भी लॉन्च करेंगे इंडिया में। 12 अगस्त को ये अनाउंस करने वाले हैं। वैसे Pixel 10 Pro का रिव्यू है हमारे चैनल पे और मेरे काफी मिक्स्ड थॉट्स थे पिक्सल को लेकर, क्योंकि Pixel ना वैल्यू फॉर मनी हो नहीं पाता, क्योंकि प्राइसिंग काफी ज्यादा होती है और अब तो ये रैम स्टोरेज की वजह से और ज्यादा प्राइसिंग बढ़ने वाली है। प्लस इसका जो चिपसेट है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है। ओवरऑल UI वाइज अच्छा होता है, कैमरा भी अच्छा होता है। एंड अगर इस बार का आपको बताऊं जो लॉन्च होगा, उसके अंदर हमारे को पिक्सल ग्लो LED मिल सकती है कैमरा बार के आसपास, जो एक तरीके का RGB लाइटिंग सिस्टम होगा और इसके अंदर टेंसर G6 चिप हो सकती है। लेकिन प्राइसिंग काफी ज्यादा रहने वाली है, बिकॉज जो फोल्ड है वो 2000 यूरोज के आसपास आएगा, यानी कि 2,10,000 या 20,000 के आसपास। फोल्ड 8 अल्ट्रा भी आ जाएगा भाई। फिर दिमाग में आएगा लोगों के भाई पिक्सल ले या सैमसंग ले, तो सैमसंग ऑलरेडी फोल्ड में काफी बढ़िया कर रहा है काफी टाइम से। तो लेट्स सी जब लॉन्च होता है क्या कुछ निकल के आता है। अभी देखो मार्केट में काफी टाइम से कोई VR नहीं आया। हमने भी मेटाक्वेस्ट 3S किया था फाइनली, जो मेटाक्वेस्ट 3 से हमने कंपैरिजन किया था। वीडियो देखना मेटाक्वेस्ट की, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। एंड नया VR हेडसेट जब भी आएगा उसके लिए एक नया चिपसेट चाहिए हमारे को। तो क्वालकॉम अपना लेटेस्ट लाइनअप ला रहा है XR चिपसेट्स का, जो VR हेडसेट्स में यूज होता है, जिसके अंदर हमारे को GPU इंप्रूवमेंट 60% से ज्यादा मिलेगी, CPU परफॉर्मेंस भी 30% से ज्यादा इंप्रूव होगी, NPU भी बेटर होगा। और जब ये सारी चीजें बढ़िया होंगी तो डेफिनेटली हमारे को नया VR हेडसेट भी देखने को मिल सकता है। और अब थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं। WhatsApp से रिलेटेड कुछ फीचर अपडेट्स हैं, जैसे WhatsApp वेब पे आप कॉलिंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो आप कर पाओगे। एंड इवन जैसे आपने WhatsApp में फोन में चैनल्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, अब उसके अंदर भाई बहुत सारी फोटोज आती है, डेटा आता है, तो आपकी स्टोरेज भर जाती है। तो आप उस चैनल में जाके इमेजेस, वीडियोस वगैरह डिलीट कर पाओगे। स्टोरेज खाली करना ईजी होगा रादर सेलेक्टिंग एंड डिलीटिंग फ्रॉम योर लाइब्रेरी। स्टोरेज वैसे ही इतनी महंगी हो रही है। और भाई AI इतना डेंजरस होता जा रहा है ना, ये दुनिया ओवरटेक ना कर ले, एज ऑफ अल्ट्रॉन ना सच हो जाए, पता नहीं, मेरे को तो डर लगता है। क्योंकि OpenAI ने अपने 2 मॉडल्स को टेस्ट पे लगाया, एक है ChatGPT 5.6 सोल और एक कोई अनरिलीज्ड मॉडल था। अब उसको कोई सिंपल सा टास्क दिया कि भाई किसी चीज के आंसर्स ढूंढ ले। अब AI ने चीटिंग करनी शुरू कर दी। उसको लगा कि आंसर मैं क्यों ढूंढूं, कहीं ना कहीं तो दुनिया में स्टोर होंगे ना। अब वो था एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में। सैंडबॉक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पे हम टेस्टिंग्स वगैरह करते हैं, कोई इंटरनेट एक्सेस वगैरह नहीं होता। उसने सैंडबॉक्स से बाहर निकलने का तरीका भी देख लिया, इंटरनेट का एक्सेस भी गेन कर लिया, फिर उसने गेस कर लिया कि आंसर्स वगैरह हगिंग फेस पे मिल सकते हैं। ये वही जगह है जहां पे AI मॉडल्स वगैरह फाइन ट्यून या होस्ट किए जाते हैं। एंड उसके बाद AI एजेंट ने एडमिन लेवल एक्सेस भी ले लिया, उसके बाद कंपनी के सर्वर्स का रूट लेवल एक्सेस भी ले लिया, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हुई। और 4 दिन लगे, 17,600 एक्शंस परफॉर्म किए उस AI ने। मतलब AI इतना एडवांस हो चुका है, वो खुद सोचने लगा है अब एज ऑफ अल्ट्रॉन क्यों नहीं गलत लगेगी। फिर OpenAI ने उसको एक्नॉलेज किया, रिपोर्ट किया और उसको डीएक्टिवेट किया। ये बहुत खतरनाक हो रहा है। मतलब यार मैं सोच रहा हूं कि अगर किसी गलत आदमी के हाथ में कुछ ऐसा AI मॉडल लग जाए जिसके नहीं हो इंटेंशन सही, तो दुनिया का तो होलेगा। आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना।
रैम और स्टोरेज तो महंगी हो ही रही है। एप्पल का अपग्रेड प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर आपने फोन खरीदा कुछ 12 महीने 24 महीने ईएमआई पे, उसके बाद आप अपने चलते प्लान में दूसरे फोन में भी आप अपग्रेड कर सकते हो, ट्रेड इन कर सकते हो, दूसरा डिवाइस ऑन कर सकते हो, और उसके अंदर एप्पल केयर प्लस इंक्लूडेड होता था। लेकिन अब इन्होंने ना पूरा सिनारियो ही चेंज कर दिया एप्पल अपग्रेड प्रोग्राम का। मतलब इंडिया में नहीं हुआ है, अभी यूएस में है, एक तरीके से रेंटिंग वाला प्रोग्राम कर दिया इन्होंने। आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्राइसिंग वगैरह, आईफोन $17.99 पर मंथ, वॉच, मैक, आईपैड अलग अलग प्राइसिंग पे है, और एप्पल केयर प्लस भी इंक्लूडेड नहीं है। वो आपकी चॉइस है आपको लेना है या नहीं लेना है। अब आपने जितने टाइम तक चलाना है डिवाइस चलाओ, उसके बाद या तो डिवाइस वापसी करनी पड़ेगी, वरना अमाउंट पे करके तब आप ओनरशिप आप ले सकते हो। एंड ये रेंटिंग वाली चीज मुझे बहुत टाइम पहले से लग रही थी कि ये होगी, क्योंकि डिवाइसेस इतनी महंगी होती जा रही हैं, लोगों को चलानी तो फिर भी है। अब पहले तो डिवाइसेस लग्जरी होती थी, अब नेसेसिटीज बनती जा रही है। अब आप लैपटॉप्स वगैरह ले लो, पीसीज ले लो, चलो स्मार्टफोन को तो मैं फिर भी मान सकता हूँ कि आप बजट स्मार्टफोन में भी अपना काम चला सकते हो, बट कुछ लोगों का है भाई नहीं चाहिए तो चाहिए डिवाइस, पैसे भी नहीं है पर लेनी भी है। अब ये चीज एप्पल ऑफिशियली नहीं कर रहा, क्लारना के थ्रू कर रहा है, बट ऑफिशियल पार्टनर्स है आपस में। अब इंडिया में ये चीज होगी तो बहुत चलेगी। आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है भी इंडिया में, बाइट पे करके है, उसके बारे में काफी वीडियोस वगैरह देख रखी है मैंने यूज नहीं करा पर्सनली। आप बताना मेरे को बाइट पे के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर इस पे कुछ वीडियो बनानी हो तो हम बना भी सकते हैं। तो ये चीज उन लोगों को टारगेट कर दिया भैया जिनके पास पैसे तो नहीं है, अब चीज लेने की खुजली तो है, तो ऐसे ही निपटेगी भाई। किस्तों पे बांध लो अपने सर पे, किस्तों पे भी ऐसे बांध लो कि किस्तों भर रहे हो लेकिन डिवाइस आपकी नहीं है, बीच में खो जाए टूट जाए वो अलग प्रॉब्लम है कि आपको फिर पूरी अमाउंट देनी पड़ती है। और ये सब ना क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होता है, जिसमें कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी होती है चार्ज करने की आपके क्रेडिट कार्ड को, कि अगर डिवाइस खो गई, टूट गई या जो भी प्रॉब्लम है। और भाई रिसर्चर्स ने एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप किया है कि रोबोट्स एक काम करते हुए इंसान को देख रहे हैं और उसका काम पूरा का पूरा सीख जा रहे हैं। पहले सोच रहे थे व्हाइट कॉलर जॉब्स जाएंगी, यहां तो व्हाइट, ब्लू, ब्लैक कॉलर सभी खतरे में लग रहे हैं मुझे एआई के थ्रू। अब थोड़ी गेमिंग कंसोल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सोनी का माहौल बहुत गर्म हुआ था, डिस्क डिसकंटिन्यू करने की बात करी थी ना 2028 से लेके भाई हम डिस्क नहीं बनाएंगे। उसके बाद भाई गेमर्स पागल हो गए, ट्विटर पे अलग ट्रेंड चला है, रेडिट पे अलग हेट दे रहे हैं, PS5 का इम्यूलेटर आ गया इस बीच में। उसके बाद सोनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, CFO ने कंफर्म कर दिया कि नहीं हम नहीं बना रहे जनवरी से डिस्क वगैरह, हम अपनी चीज पर अटके हुए हैं। कर लो ब्लैक डे पता नहीं क्या क्या करा था। इसीलिए कहते हैं जब मोनोपोली होती है ना भाई बहुत दुखी करते हैं भाई ब्रांड्स, इसलिए अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। आशा जी कुछ करिए। और मेमोरी क्राइसिस की वजह से जितना बैकलैश स्टीम मशीन को मिला था ना, मेरे हिसाब से उतना बैकलैश मैंने देखा आज तक किसी को मिला। हाँ PS5 Pro को भी मिला था। स्टीम मशीन अप्रोक्सीमेटली $700 के प्राइस पॉइंट पे आने वाली थी, प्राइस हाइक की वजह से उन्होंने $1100 पे उसको लॉन्च किया भाई, 1,10,20,000 के आसपास। भाई लोगों ने कहा इसमें तो बढ़िया पीसी बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद स्टीम ने अपना स्टीम OS पब्लिक कर दिया, जिसको आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर AMD का GPU आपके पास है, Nvidia पे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, बट फ्यूचर में वो भी सही हो जाएगा। तो इसलिए लोग कहते हैं भाई जब यही हो सकता तो मैं एक नॉर्मल पीसी बिल्ड करके उसमें नहीं डाल लेता। ये क्या स्टीम मशीन लॉन्च करी है। PS5 की प्राइसिंग ओहो बढ़ते हुए 50,000 का कंसोल जो डिस्क वाला था वो 70,000 रुपीज का आया है भाई साहब, 20,000 रुपए बढ़ गए हैं। आप में से जिसने नहीं लिया था अब ले सकते हो, बहुत बढ़िया टाइम है। बाद में फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा GTA 6 से पहले फिर तुम भटकते फिरोगे इधर से उधर। और डिजिटल इन्होंने निकाला नहीं है, तो सिर्फ डिस्क वाला ही है, तो अभी मिल रहा है, लपेट लो। आप थोड़े सवाल उठा लेते हैं लास्ट वीडियो से जिन्होंने #Q&A करके लिखा था। अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल है तो #Q&A करके इस वीडियो में लिख सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया मुझे 5070 लैपटॉप लेना है और 27 इंचेस का मॉनिटर लेना है 240 हर्ट्ज, घर पे गेमिंग करनी है और बिजनेस पे लेके जाना है, वर्थ इट है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डेज के लिए रुकूं तो लैपटॉप अंडर 1.7 लाख। देखो अभी मैं 5070 देख रहा था 1.9 लाख का टफ मिल रहा है ये वाला। और उसके अलावा 5070 लीजन या ROG Strix में देखोगे तो और भी महंगे हैं क्योंकि प्राइसिंग बढ़ी है। पहले 5070 1.6 1.7 में मिल जाता था, अभी प्राइस 20-30-40 हजार रुपए बढ़ चुका है। और मेरे हिसाब से BBD GIF तक तो और ज्यादा प्राइसिंग बढ़ जाएगी क्योंकि जिस हिसाब से रैम स्टोरेज की प्राइसिंग बढ़ रही है। अभी कोई फ्रीडम सेल आएगी वो देख लेना, उसमें कुछ मिल जाए तो, और तभी लपेट लेना। और 5070 इज अ गुड चॉइस। आप अगर प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे ROG Strix या फिर Lenovo Legion लेना। अगर उससे नीचे की सीरीज देख रहे हो तो Asus TUF और HP Omen मैं आपको रेकमेंड करूंगा। कैन वी पेयर Asus ExpertBook Ultra विद Asus ROG XG मोबाइल? जैसे कि मैंने बताया था ZenBook Duo के अंदर हम कर सकते हैं, और इसने बहुत जगह पूछ लिया है Asus वालों के अकाउंट पे, किसी ने आंसर नहीं किया। देखो टेक्निकली तो पेयर हो जाना चाहिए क्योंकि Thunderbolt 4 पोर्ट का ही सपोर्ट चाहिए होता है हमारे को, लेकिन इसके अंदर ना PCI लेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे ExpertBook Ultra के अंदर Panther Lake वाले CPUs हैं, जैसे X7 या X9 अगर हम उठाते हैं तो उसके अंदर हमारे को टाइल साइज छोटा मिलता है, जिसकी वजह से 12 PCI लेंस हमारे को मिलती हैं। अब यही कंपेयर करते हैं Intel Core Ultra सीरीज 3 के नॉन आर्क GPUs वाले प्रोसेसर को, जो हमारा H सीरीज का प्रोसेसर होता है उसमें 20 PCI लेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा XG मोबाइल आप चलाने वाले हो उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि GPU के हिसाब से बैंडविड्थ चाहिए होते हैं। PCI लेंस हमारी बैंडविड्थ ही होती है कि कितनी तेज डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, उतनी
परफॉर्मेंस हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे XG मोबाइल पे अभी पैसा ना खर्चो, मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं। मैंने कुछ इस तरीके का eGPU एनक्लोजर मंगा रखा है, जिसको अभी हम स्टूडियो में टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग लैपटॉप्स में, अलग अलग प्रोसेसर के। इस वीडियो में टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी मत मांगना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग प्रोसेसर है जिनकी अलग अलग बैंडविड्थ है, हैंडहेल्ड्स भी आते हैं उसके अंदर। तो ये कैसा परफॉर्म करेगा, एक वीडियो बनाऊं, मल्टीपल वीडियोस बनाऊं, अभी 1-2 दिन पहले डिलीवर हुआ है मेरे पास, तो अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाली भी एक चीज आपके लिए चॉइस बन सकती है अगर आपको eGPU लगाना ही है अगर अपने लैपटॉप पे। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, आप अगर एक नए लैपटॉप पर जो फोर्जा जैसे गेम्स खेलते हो वो हर बार बाय करते हो, प्लीज बता यार। कॉमन सेंस लेफ्ट द चैट। ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पायरेसी करते हैं, इनको पता ही नहीं होता भाई डिजिटली गेम्स बाय होते कैसे हैं। जब भी आप स्टीम, एपिक गेम्स या कोई भी आप इस तरीके का लॉन्चर डालते हो, उसके अंदर आप गेम खरीदते हो, और जब आप एक बार गेम खरीद लेते हो वो गेम आपकी हो जाती है। अब आप कितने बार भी सिस्टम लैपटॉप चेंज करो, उसके अंदर वही आईडी लॉग इन करो, या तो गेम दोबारा डाउनलोड कर लो, या अगर आपने गेम्स किसी एक्सटर्नल स्टोरेज पे जैसे हमने स्टोर करके रखी है, तो हम गेम्स की फाइल को रीवेरीफाई करा लेते हैं और गेम चल जाती है। ये वैलोरेंट, CS2, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये फ्री गेम्स हैं, आप कितनी मर्जी बार डाउनलोड कर लो। थोड़ा बड़ा ध्रुव गेमर ऑफिशियल, Lenovo Log 5050, 5060, बस सवाल क्या, कुछ नहीं, दोनों बढ़िया हैं। देख लो अपने हिसाब से, जैसा आपका बजट है, जिस टाइप की परफॉर्मेंस आपको चाहिए, रिव्यू दोनों का मिल जाएगा चैनल पे। वैनम भाई एक ऐसा पीसी बिल्ड करो जिसमें हर चीज का प्राइस सेम हो। यार ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक 30,000 की रैम, 30,000 का ग्राफिक्स कार्ड, 30,000 की कैबिनेट, 30,000 का मदरबोर्ड। यस, प्लान कर सकते हैं। बताना मेरे को कमेंट करके कि ऐसा टॉपिक हम कुछ करें और किस प्राइस पॉइंट का करें, कि मतलब एक बेस प्राइस भी तो रखना पड़ेगा ना, जिसमें सारी चीजें सेम प्राइस पे आ जाए। लिक्विड मेटल अपने गेमिंग लैपटॉप में लगवाऊं या थर्मल पेस्ट? लिक्विड मेटल सेफ है, स्पिल तो नहीं होगी? प्राइस डिफरेंस देखो, प्राइस डिफरेंस तो होता है, थर्मल पेस्ट थोड़ी सस्ती होती है, लिक्विड मेटल थोड़ी महंगी होती है। एंड लिक्विड मेटल मैं रेकमेंड करूंगा उसी लैपटॉप पे लगाना जो लिक्विड मेटल के साथ आता है, बिकॉज उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है ब्रांड्स उस हिसाब से रेडी करते हैं। जैसे MSI के फ्लैगशिप लैपटॉप्स में लिक्विड मेटल मिलती है, ROG में लिक्विड मेटल मिलती है। अब उसके ना जब आप लिक्विड मेटल चिप पे लगाते हो उसके आसपास पैडिंग होती है, जिससे अगर वो स्पिल भी हो तो मदरबोर्ड पे ना चली जाए। अब कोई आप एक ऐसा लैपटॉप उठा लो जिसके अंदर आपको नॉर्मल थर्मल पेस्ट मिलती है, उसको निकाल के लिक्विड मेटल लगाई, अब वो स्पिल हुई तो सीधा मदरबोर्ड पे जाएगी। वैसे हमने अपने चैनल पे बहुत टाइम पहले लिक्विड मेटल लगाई थी, हमने एक HP पवेलियन लैपटॉप में लगाई थी, उसमें टेंपरेचर डिफरेंस भी हमारे को मिला था। एंड वो लैपटॉप आई थिंक आज तक भी चल रहा है, मतलब हम स्टूडियो में यूज नहीं कर रहे, आई थिंक वो किसी के पास है, चल तो वो आज तक रहा है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैंने वो चीज कर ली थी क्योंकि मेरा कंटेंट है। आपको मैं एक रिकमेंडेशन दूं तो फेस चेंज थर्मल पैड यूज करना। बेसिकली ये कुछ इस तरीके के पैड्स टाइप होते हैं, इसको आप चिपका दो अपने मदरबोर्ड के ऊपर। जब आपका मदरबोर्ड गर्म होता है तो ये थोड़े लिक्विड टाइप बन जाते हैं, फिर ये अपने आप जम जाते हैं। और स्क्रीन पर डाल दूंगा, ये वाला आप बाय कर लेना, जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। भाई प्लीज कमेंट, ये हैशटैग Q&A वाला नहीं है, बट फिर भी मैंने उठाया PS5 Pro इंडिया लॉन्च और बाय PS5 डिस्क वेरिएंट राइट नाउ। यार देखो, PS5 का BIS तो क्लियर हो चुका है, अब सोनी उसको कब लॉन्च करेगा? न्यूज तो यही थी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आने के चांसेस बहुत जल्दी है। वैसे PS5 डिस्क वाला ही अभी आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, फिर 70,000 में आया भाई, वो प्राइस बढ़ा दी है उन्होंने उसकी। तो देख लो यार अपने हिसाब से। अभी अब मैं तो यही कहूंगा कि PS5 Pro पे ज्यादा गेम्स हमारे को अब अच्छे मिल रहे हैं। जब मैंने रिव्यू किया था स्टार्टिंग में तब इतने गेम्स थे नहीं, तो तब सेंस नहीं बन रहा था। बट अब अगर आपको मिलता है, वेट कर सकते हो, तो महीना भर और करके देख लो। अगर महीने तक भी नहीं आता, यार क्या ही जवाब दूं इसके अंदर। गेमर के लिए हमेशा इंस्टिंक्ट यही रहता है, और क्या करूं, बेस्ट चीज ले लूं। महंगा आएगा, देखो 1 लाख से ऊपर ही आएगा जब भी आएगा, तो थोड़ा सा वेट करके और देख लो। अरे भाई साहब, कितनी बार Q&A लिखा है इस बंदे ने। इंस्पायर मत होना, बहुत बार Q&A लिख के कि मैंने सवाल उठा लिया। सवाल इंपॉर्टेंट था इसलिए उठाया, क्योंकि बंदे ने बहुत सही चीज पूछी है कि मैं एक अच्छा पीसी बिल्ड कर लूं और एक साथ में थिन एंड लाइट लैपटॉप ले लूं, और अपने थिन एंड लाइट लैपटॉप में पीसी को रिमोटली होस्ट करूं, तो क्या मैं हाई एंड टास्क वगैरह कर पाऊंगा? लेटेंसी वगैरह का इशू होगा? देखो ये चीज मैंने कभी ना प्रैक्टिकली करके देखी नहीं है। हमने रिमोटली गेम्स वगैरह खेले हैं, देखो उसमें इंटरनेट स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका पीसी घर पे पड़ा है, आपने इसको ऑन कर रखा है, आप कहीं पे गए हो, पूरा पीसी आप रिमोटली चला सकते हो। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। अब वो कैसा परफॉर्म करेगी उसके ऊपर आई थिंक एक वीडियो तो बनती है। तो वीडियो का आइडिया देने के लिए थैंक यू, एंड बताना कि हम उसमें कौन कौन से टास्क करें, कि भाई हम रिमोटली एडिटिंग हो गई या गेमिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ कोई सस्ता सा लैपटॉप ले लिया और एक बड़ा महंगा पीसी बिल्ड ले लिया और रिमोटली चला के देखें। सजेशंस इन द कमेंट्स। 3,000 रुपीज के IEM प्रेफर करूंगा मैं, या फिर 6,000 रुपीज के TWS ओनली फॉर द ऑडियो क्वालिटी? ओनली फॉर द ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली IEM, बिकॉज IEM की ऑडियो क्वालिटी TWS के आगे बहुत बढ़िया होती है। TWS आर मोर ट्यून्ड एज अ कंज्यूमर्स, कि यार बेस ज्यादा चाहिए होती है, लाउडनेस ज्यादा चाहिए होती है। खैर वो IEM में मिलती है, बट IEM में उस लेवल की बेस नहीं मिलती है आपको। ऑडियो के लिए आई विल प्रेफर IEM, बट अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखोगे, लाइक वायरलेस ईयरबड्स जिम में लेके जा रहे हो, टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, केस मिल जाता है, 6,000 के TWS खरीदोगे तो ऐप सपोर्ट भी मिल जाएगा।
बहुत सारी चीजें। कलरफुल गेमिंग लैपटॉप का क्या सीन चल रहा है, प्रॉब्लम आई या नहीं प्लीज बता दो। देखो यार, मेरे पास जो यूनिट थी वो तो चली गई थी, मैंने उसको काफी टाइम तक यूज करा, तब तक प्रॉब्लम आई नहीं थी। बट काफी सारे कंज्यूमर्स हैं मेरी उस वीडियो से जिन्होंने कलरफुल का लैपटॉप लिया है। ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड हैं, बट कुछ लोगों को इश्यूज भी आए हैं जो कि कलरफुल ने रिजॉल्व भी करे हैं। बट जब अल्टीमेटली ब्रांड फर्दर प्रोडक्ट्स लॉन्च ना करे तो उसका पुराना प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, ये मैं मानता हूं। मान लो कलरफुल के अगर रेगुलरली लैपटॉप सारे होते तो एक अलग बात है। अब जैसे कलरफुल के जीपीयूज हैं, वो आ रहे हैं रेगुलरली, तो आप जीपीयूज ले सकते हो, बट लैपटॉप के लिए अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर कहीं से मिल भी रहा है तो अगले दिन आपको कोई भी रिपेयर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको ऑफलाइन जाके ठीक करानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांड की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज फर्दर इंपोर्ट नहीं है, ना तो पार्ट्स का ना तो लैपटॉप का। अब इसको ब्रांड कैसे हैंडल कर रहा है वो आप मेरे को बताओ। आप में से किसको प्रॉब्लम आई है, कैसा सोल्यूशन मिला है, क्या आपका इनपुट है, कैसे चल रहा है लैपटॉप। कलरफुल के लैपटॉप के बारे में बताना। एंड बस यही थे ज़रीले टेक अपडेट्स मेरी तरफ से। बहुत दिन बाद थे बट काफी लंबे थे। बताना वीडियो कैसी लगी, और गेमिंग अपडेट्स सेपरेटली डाले हैं गेमिंग चैनल पे, डाल दिए होंगे तो थंबनेल आ जाएगा, नहीं डाले होंगे तो डल जाएंगे। वेनम गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी और कोई सवाल हो तो #Q&A करके डाल दो। और हर बार की तरह सेम ही चीज बोलूंगा कि कोशिश करूंगा रेगुलरली लाने की ये सीरीज। आई नो आपको बहुत पसंद है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।